दगड़ियों, कैसे हो? वैसे पूरे उत्तराखंड की नज़रें आज बागेश्वर की ओर थी। और तो आज का जो अत्रकुशलम जो तत्रास्तु है वो पूरे उत्तराखंड के लिए है, सिर्फ बागेश्वर के लिए नहीं है। तो आज चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसलिए आज मैं अपनी बातचीत से पहले ये नहीं कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में बूथ में जाइए, वोट दीजिए, क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है। भले ही नोटा दबाइए लेकिन वोट दीजिए, लेकिन ये काम पूरा हो चुका है, इसलिए आज नहीं कहूँगा। आज सब जानना चाह रहे हैं और अलग अलग तरीके से एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं। वैसे तो 2 दिन का बीच में टाइम है, 8 तारीख को आप सबको पता लग जाएगा कि जनता ने क्या फ़ैसला लिया है, वोटर्स ने क्या फ़ैसला लिया है। लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं। अभी शाम को 5 बजे आज दिन में जब मैं बाहर गया था तो हर आदमी कि क्या है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, तो मैं मजाक भी कर रहा था 5 तो बजने दो, उससे पहले बताना तो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो कई लोग जानना चाहते हैं इस चुनाव का क्या है। मैंने पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे, जब से ये वोटिंग मशीन से एक मशीनों से चुनाव शुरू हुए हैं, तब मैंने हमेशा पहले ये कहा है कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, मैं पहले यही कहता हूँ कि ये मशीनों के चुनाव हैं। अभी आपने देखा होगा वीवीपैट को लेकर बहुत सी बातें चुनाव के बाद सामने आई थी। अभी तक आरोप मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आरोप आते हैं। तो मशीनी चुनावों पर एकदम से ना कह देना कि वो जीत गया, वो हार गया, मैं चिंतित रहता हूँ ये सब कहने से। फिर भी इस चुनाव को लेकर जो चीज़ें सामने हैं, और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कौन जीत रहा है, वो बड़ा स्पष्ट है। इन चुनावों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये जानने के लिए हमको 2022 के चुनावों को सरसरी नज़र से एक बार और टटोल लेना चाहिए। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, नॉर्मल चुनाव जिसको कहते हैं, सामान्य चुनाव, उसमें बागेश्वर विधानसभा में जो वोट पड़ा था वो था आपका 60 और 61% के बीच में कोई वोट पड़ा था। इस बार वोट प्रतिशत कुछ लोग बता रहे हैं 55% के करीब पड़ा है, तो करीब 6% वोट कम हुआ है, ऐसा जो अभी सूचनाएं आई हैं उस माध्यम से मैं इस बात को कह रहा हूँ। मतलब पिछले चुनाव में हम जाते हैं, 2022 के चुनाव में, उसमें 8 प्रत्याशी मैदान में थे और मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी जो थे वो उनके वोटों पर सबका ध्यान था। वो थे सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब जो नहीं है, स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी थे। उसके बाद दूसरे जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रंजीत दास, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है। और तीसरे जो प्रत्याशी थे वो थे बसंत कुमार, जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, झाड़ू निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा लक्ष्मी देवी थी, दिनेश राम जी थे, बालकृष्ण जी थे, चंदन और भैरवनाथ जी थे और ओम प्रकाश जी थे। ये सारे प्रत्याशी मैदान में थे। और उस चुनाव में चंदन रामदास जी 32,211 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे और दूसरे स्थान पर थे 20,070 वोट लाकर रंजीत दास जी कांग्रेस के। तो भारतीय जनता पार्टी चंदन रामदास जी इस चुनाव को जीते थे। तो ये करीब अगर इस वोट को देखें 20 और 32, तो ये 12,000 का अंतर आता है। तो 12,000 से चंदन रामदास जी इस चुनाव को जीते थे। इस चुनाव के बाद, इस जीत के बाद, इसमें अगर हम बसंत के वोट को देखें, जो कभी बसपा का वोट हुआ करता था और फिर आम आदमी पार्टी का वोट बना, वो था 16,109 वोट। बसंत के जो ये वोट थे, इसमें से उत्तराखंड क्रांति दल का भी एक वोट है, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन पिछली बार उत्तराखंड क्रांति दल का वोट बसंत कुमार की ओर मोड़ा था। इस बात को उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने भी स्वीकारा कि हम कांग्रेस को तो नहीं दे पाए, लेकिन भाजपा को तो हम दे ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने बसंत कुमार को वोट दिया, क्योंकि उनका प्रत्याशी था नहीं। खैर, ये 16,000 वोट जो अभी बसंत के पास था आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, ये बड़ा चौंकाने वाला वोट है। हम आपको बताएं 2007 और उसके बाद 2017, 2022, इन चुनाव में अगर आप देखें तो 2007, 2012, 7, 12 और 17 में अगर आप देखेंगे
तो बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का अंतर जो था वो बसपा के वोट को ही लेकर था। पिछले चुनावों को अगर हम लें तो 12,000 वोट से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कांग्रेस हारी थी, लेकिन 16,109 वोट बसंत कुमार लाए थे। इस बार बसंत कुमार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। हर प्रत्याशी अपने आप को जीता घोषित कर रहा है, हर प्रत्याशी कहता है कि उसका जो अपना पारंपरिक या आपका अपना निजी वोट है वो इधर उधर नहीं जा रहा है, तो बसंत कुमार की उस बात को कह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि नहीं साहब, हमारा तो हमारा तो हमारे दर्जे का वोट था, जो 17 में 19,000 समथिंग था और 700-800 बढ़ा है, और 22 में जाके 700-800 बढ़ा तो 20,000 हो गया। तो ये वोट तो हमारा पारंपरिक वोट है, अगर हम किसी बूथ पर ना भी जाएं तो ये हमको पड़ता ही है, और पार्लियामेंट में भी ये वोट इनके पास जाता ही जाता है। तो इन दोनों वोटों को अगर लगाएं तो मान लेते हैं कि 16 की जगह 15,000 वोट बसंत को पड़ रहा है, जो कह रहे हैं कि मेरा बचा हुआ वोट है, नहीं जा सकता मुझसे, और कांग्रेस कह रही साहब 20 नहीं तो 19 ही सही। तो 19 और 15 ये हो जाता आपका 34,000। और चंदन रामदास जी जो चुनाव जीते थे वो 12,000 से जीते थे, 32,212 वोट पड़ा था। तो ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले कब बनते हैं? ये चौंकाने वाले तब बनते हैं, अब मैं पिछले जो मेरे 8 प्रत्याशी थे उनका जिक्र करूं। लक्ष्मी देवी 508 वोट लाई थी, बालकृष्ण 1,512 वोट लाए थे, दिनेश राम जी 798 वोट लाए थे, और भैरवनाथ जी लाए थे 1,877 वोट, ओम प्रकाश जी लाए थे 722 वोट। अब ये 722 वोट ओम प्रकाश जी का और 1,877 वोट भैरवनाथ जी का, ये दोनों इस बार बसंत कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। बसंत को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे। बालकृष्ण जी का जो वोट था 1,512 वोट, तो बालकृष्ण जी के संग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग थे वो इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े हुए थे। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो वोट था पिछली बार वो बसंत कुमार के पास गया हुआ था। जो बसंत कुमार जो 16,109 वोट था उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का भी सारा का सारा वोट था जो बसंत पर था। मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का वोट बसंत कुमार के पास गया था उसमें से बड़ी संख्या में वोट लौटा नहीं है। वो तो मानते हैं कि 700-800 वोट भी अगर उत्तराखंड क्रांति दल लेती है तो बहुत ज़्यादा माना जाएगा। खैर, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल कितना वोट लेके आई है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, लक्ष्मी और बालकृष्ण, दिनेश राम जी, भैरवनाथ जी, ओम प्रकाश जी, ये 5,417 वोट लाई थे। एक तो ये आंकड़े, दूसरा वोट प्रतिशत का घटना। अगर 6% वोट प्रतिशत घटा है तो सवाल है कि वोट किसका कम हुआ है। प्रश्न है कि ये वोट किसका कम हुआ है। अब इसी आंकड़े को, इसी सारे समीकरण को अगर आप सामने रखते हैं, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का जो 32,000 वोट है 22 का, और 17 में भी वो 33,000 के करीब था, तो जो 32,000 वोट इनको अभी वोट प्रतिशत घटा है। अब मैं विभिन्न बूथों पर जब मैंने पूछा तो जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी उन बूथों पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए खबरें आ रही हैं कि वोट प्रतिशत उनका घटा है, माना किसी बूथ पर वो पिछले चुनाव में 20 वोटों से आगे थे और इस बार वो 12 वोटों से आगे हैं तो 8 वोट घटा है। इस प्रकार की जानकारी जगह जगह से आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है तो अब दो सवाल, जो वोट प्रतिशत कम हुआ है क्या वो घटा हुआ वोट है या भारतीय जनता पार्टी का वोट इधर उधर गया है? वैसे भाजपा का जो कैडर वोट है वो इधर उधर जाने की उम्मीद तो नहीं है। हाँ, जो वोट आया नहीं, जो 6% कम हुआ है, अगर वो घटा है तो वो भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। अब 222 से इस बार वोट कम पड़ा है। अब प्रश्न यह है, अब प्रश्न आता है कहाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना 32,000 समथिंग वोट जो 222 में उनको पड़ा है वो बचा पाई है? क्या बसंत कुमार को जो 16,000 वोट पड़ा था आम आदमी पार्टी की हैसियत से, क्या उन्होंने पूरा का पूरा बचाया है अपने पक्ष में? क्या कांग्रेस को जो 20,000 वोट पड़ा था वो पूरा का पूरा कांग्रेस बचा पाई है? आप इसी समीकरण से इस चुनाव की हार और जीत तय कर सकते हैं। बसंत और उनके लोग दावे से कह रहे हैं कि हमारा वोट कम नहीं हुआ है। जो 16,000 वोट था
वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि रंजीत के जाने से अगर नुकसान हुआ भी है तो 500-700 वोट का हुआ होगा, यानी फिर 2017 वाला जो 19,000 वोट है वो उनके पास मौजूद है। माना बसंत 15,000 बचा पाए हैं और 19,000 कांग्रेस का वोट कांग्रेस ने बचाया है, तो सीधे सीधे 34,000 हो गया। अब प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बढ़ाया कहाँ है? बूथों से तो खबर आ रही है कि वोट उनका घटा है, तो बढ़ाया कहाँ है? और वोट प्रतिशत भी घटा है। तो इस पूरे चुनाव में इसी समीकरण के आधार पर आप लोग भी अगर जानना चाहें, तय करना चाहें, और अब सबसे नज़दीक अगर आप बागेश्वर के सबसे नज़दीक अपने ही बूथ के समीकरण को टटोलें तो आप आसानी से कह देंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अब मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ, मैंने तो वो आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं जो हार जीत को बता रहे हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, पर इतना ख्याल रखिए कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इधर जो चीज़ें सामने आई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि महंगाई पर कोई बोल नहीं रहा। आज जो जगह जगह से बदलाव की बात आ रही थी वो शायद उसी महंगाई के डर से थी। अशिक्षा की बात कोई बोल नहीं रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कंट्रोल की दुकानों में देखिए आप, APL, BPL, अंत्योदय आपने विभाजन कर दिया। अब एक APL के आदमी का राशन गेहूं आपने बंद कर दिया। वो APL वाला बाजार में घूम रहा है कि कहीं गेहूं मिले तो मैं खरीदूं, कहीं धान मिले तो मैं चक्की में आकर कुटवाऊँ। लेकिन हमारे पहाड़ के बाज़ारों में कहीं खुली दुकान, कोई गेहूं की दुकान है? सरकार का धर्म बनता था कि अगर बाज़ार में गेहूं नहीं है तो वो कंट्रोल की दुकान से सबके पास गेहूं उपलब्ध, सबके लिए गेहूं उपलब्ध कराएं। लेकिन नहीं, सब हम APL को राशन, ये गेहूं नहीं दे रहे हैं। तो क्या APL को खाने का अधिकार नहीं है? क्या APL को उन कंपनियों का ही पिसा हुआ आटा खाना है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाली? क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इस बात को आप सबको ख्याल में रखना होगा। जैसे अभी बागेश्वर में कुछ वोटर कह रहे थे, एक ही क्यों? आज ही कह रहे थे एक ही क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा, वोट दे दिया? हाँ दे हलो, ठीक ठाक दे हलो, हाँ बिल्कुल ठीक ते रखो। मैं चलने लगा तो खुद कहने लगे एक क्या किले छपन क्यों मुझे। तो 2024 है, 2024 में अभी से आप लोग तय कीजिए कि वोट कम से कम धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर। और जो ये मुद्रा में भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल भ्रष्टाचार, आर्थिक क्षेत्र में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उस पर वोट जाए तो हम एक अच्छे देश का निर्माण कर लेंगे। कल से 2024 में लगते हैं फिर अत्र कुशलम चित्तत्रास्त।